नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हम वैवाहिक सुख के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सी जन्मपत्रियां ऐसी आती हैं कि जिनका विवाह के पश्चात पति पत्नी में आपस में नहीं बनी या किसी बात को लेकर उनमें मन मुटाव हो गया, अनबन हो गई। कई दफ़ा तो आपस में इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। और अक्सर उनके माँ बाप जो उन बच्चों की जन्मपत्री मेरे पास लेकर के आते हैं, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है वो ये होता है कि हमने तो जी जन्मपत्री मिलान करके दोनों की शादी की थी। 26 गुण मिल रहे थे, 28 गुण मिले थे, 30 गुण मिले थे, यहाँ तक कि 34 गुण 36 गुण वाली जन्मपत्रियाँ भी मेरे पास आई हैं। मगर उसके बावजूद इनकी आपस में नहीं बनती। हर रोज़ आए दिन कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा। हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि गुण मिलान जो है, मेरी अपनी राय में गुण मिलान बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि 30 प्लस 34 प्लस 36 गुण मिल जाने के बावजूद यदि पति पत्नी में आपस में कलह कलेश है, आपस में झगड़ा है, तो फिर ऐसे गुण मिलान का क्या फ़ायदा। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल। आज इसी चर्चा को, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ऐसी क्या वजह है कि पति पत्नी में आपस में नहीं बनी। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि मैं आपको ज्योतिष के बारे में इतने सरल तरीके से समझाऊं कि एक अज्ञान व्यक्ति जिसे ज्योतिष की बिल्कुल ABCD नहीं आती, वो भी मेरा वीडियो देखने के पश्चात अपनी जन्मपत्री को देख सके, अपनी जन्मपत्री की पड़ताल कर सके। दोस्तों बिना कोई समय गवाए चलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करें। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि, प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि के अधीन होता है और वही ग्रह आगे किसी ना किसी नक्षत्र के अधीन होता है और अंत में वही ग्रह किसी ना किसी उप नक्षत्र के अधीन होता है। प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि के अधीन होगा, किसी ना किसी नक्षत्र या उप नक्षत्र के अधीन होगा। ठीक इसी तरह प्रत्येक भाव भी किसी न किसी राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र के अधीन होगा। अब बहुत से जो लोग तो ज्योतिष के जानकार हैं उनको इस बारे में मालूम है, लेकिन जिनको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी कंप्यूटर से बनी जन्मपत्रियां हैं उनमें ग्रह और भाव तालिका अलग से एक पेज पर दी रहती है। तो आप उस तालिका में जाकर के प्रत्येक ग्रह किस राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र के अधीन है इसकी जांच कर सकते हैं और प्रत्येक भाव किस राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र के अधीन है इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा या बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। आप बड़ी आसानी से उस तालिका को देखें और उस तालिका में आपको ये सारी चीज़ें अपने आप मालूम पड़ जाएंगी। तो ये तो थी ग्रह और भाव की बात। अब हम बात करते हैं कि वैवाहिक सुख क्यों बिगड़ जाता है।
क्या कारण है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता? माफ कीजिए, दोस्तों ये जन्म पत्री का खाका, लग्न कुंडली। अब आपने सिर्फ सप्तम भाव के ऊपर, 7th हाउस, क्योंकि सर्वसम्मति से सप्तम भाव को विवाह का भाव माना गया है, सप्तम भाव से वैवाहिक सुख देखा जाता है। आपने अपनी जन्म पत्री में ग्रह और भाव तालिका को निकाल लें और उसमें देखिए कि सप्तम भाव किस राशि, किस नक्षत्र और किस उपनक्षत्र के अधीन है। जब आप इसकी जांच कर लें तो वो एक अलग किसी पेपर पे नोट कर लें कि सप्तम भाव के राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी कौन से ग्रह हैं। बड़ा साधारण सा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई अलग अलग योगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, कोई सैकड़ों योग याद रखने की ज़रूरत नहीं। बड़ा सिंपल सा नियम है कि यदि सप्तम भाव का राशि स्वामी या नक्षत्र स्वामी या उपनक्षत्र स्वामी, इसमें भी मुख्यतः उपनक्षत्र स्वामी को अधिक महत्व देना होगा। यदि सप्तम भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो या द्वितीय भाव का अधिपति हो, यानी द्वितीय भाव का स्वामी हो, या सप्तम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव का अधिपति हो, या एकादश भाव में बैठा हो या एकादश भाव का अधिपति हो, स्वामी हो, तो दोस्तों उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होगा वो बिल्कुल सुखी होगा। उसे वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन दुखी क्यों होता है, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश क्यों बढ़ता है, ऐसी कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वैवाहिक सुख में कमी आती है। तो उसके लिए एक बार फिर से सप्तम भाव का राशि स्वामी, सप्तम भाव का नक्षत्र स्वामी और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि लगन भाव में बैठे हों या लगन भाव के अधिपति हों या फिर छठे भाव में बैठे हों या छठे भाव के अधिपति हों, या दशम भाव में बैठे हों, दशम भाव के अधिपति हों, अष्टम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव के अधिपति हों, या द्वादश भाव में बैठे हों, द्वादश भाव के अधिपति हों। खास करके उपनक्षत्र स्वामी पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि यदि सप्तम भाव के राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 में बैठे हों या इनके स्वामी हों तो वैवाहिक जीवन सुखी होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि सप्तम भाव के राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र स्वामी लगन भाव, छठे भाव, अष्टम, दशम और द्वादश भाव में या तो बैठे हों या इनके अधिपति, इनके स्वामी बन रहे हों, तो दोस्तों वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं होगा। ऐसे पति पत्नी में हमेशा कलह कलेश बना रहेगा, आपसी अनबन, आपसी मनमुटाव बना रहेगा। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा, साधारण सा नियम, मैंने इसमें किसी ग्रह का नाम नहीं लिया, मैंने किसी राशि का नाम नहीं लिया,
मैंने कोई गुणों की बात नहीं की, ना मैंने कोई राशि मित्रता की बात की। मैंने केवल एक सरल सा, सिंपल सा एक नियम आपको बताया कि यदि सप्तम भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी एवं उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 में बैठा हो या इनका अधिपति हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होगा। यदि 1, 6, 8, 10, 12 में बैठा हो या इनका अधिपति बन रहा हो तो वैवाहिक जीवन दुखी होगा। ये बड़ा सिंपल सा नियम है। एक अनजान से अनजान व्यक्ति भी अपनी जन्म पत्री में इस योग को देख सकता है, पहचान सकता है। तो दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे हौसला देता है और अधिक से अधिक जानकारी शेयर करने के लिए। यदि आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचेगी। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, आगे आने वाले वीडियोस इसी प्रकार आप देखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मुझसे किसी भी तरह का परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। तो अगले वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।